ऐसी पार्टियों को मैं चिमटे से भी नहीं छूंगा, मैं सरकार जाना पसंद करूंगा। तो अभी हमने भ्रष्टाचार का आरोप आप पे लगाया था, ईडी लगाई थी, इधर आओ राजभवन आओ, ये लो राज तिलक कर दिया, अब आप मंत्री हो गए। या तो आप यहाँ जाइए या मैं चली जाती हूँ। प्लीज स्टॉप दिस। ये लोग कांग्रेसियों को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उड्डयन मंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन भाजपाइयों से सिर्फ दरी बिछवाएंगे। बीजेपी का विकास हमें दिखता है। आपने ऐसा क्या किया था कि आप पे दोबारा भरोसा किया जाए? आपको तो कहीं कांग्रेस मुक्त बनाने के चक्कर में बीजेपी मुक्त भारत तो नहीं हो जाएगा। आटा टमाटर नहीं चाहिए हमको। ये जब कांग्रेस की सरकार आई थी आजादी के बाद 1760 करोड़ रुपए का बजट था हमारा, हमने हथियार नहीं खरीदे, हमने भाखड़ा नंगल डैम बनाया, हमने IIT IIM बनाए, हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए, उसके बाद एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए। तो भारतीय जनता पार्टी तो गठबंधन करती रहती है, 23 24 पार्टियों के साथ गठबंधन करती है, तो सवाल तो भारतीय जनता पार्टी पे लागू होना चाहिए। सुधांशु जी फिर से फंस जाइए, या तो आप राजनीति छोड़ दीजिएगा या मैं छोड़ दूंगा। इसको आप दिखा लीजिए, HL कोरबा में AK-47 राइफल बन रही है या नहीं बन। कुछ दिन में लग रहा है कि बीजेपी क्या है लोग पहचान नहीं पाएंगे। आपने सबको गले लगाने की जो ये प्रक्रिया हर राज्य में शुरू की है, मतलब ऐसा वॉशिंग मशीन। अंजना जी, आप ये कह रही हैं कि बीजेपी को पहचान नहीं पाएंगे। आज तो शिवसेना को पहचानना मुश्किल है, कौन सी वाली है। एनसीपी को पहचानना मुश्किल है, भविष्य में खतरा है, जदयू को पहचानना मुश्किल होगा। मतलब इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा वाली उनकी स्थिति हो रही है। परंतु मैं एक सीरियस बात कहना चाहता हूं। देखिए क्या होता है, कई बार विरोधाभासी दलों के साथ गठबंधन होता है, देश की राजनीति में अनेक बार हुआ है। वो तब होता है जब स्पष्ट जनादेश जनता ने ना दिया हो, फ्रैक्चर्ड मैंडेट, खंडित जनादेश हो, तो आपको किसी न किसी के साथ मिलकर मजबूरी है सरकार बनाना। अनुराग भदौरिया जी, कुछ साइड इफेक्ट आपकी पार्टी पर भी पड़ रहा है क्या? सारा इफेक्ट भारतीय जनता पार्टी पे पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी और बौखलाहट आप देख सकती हैं। शिवपाल यादव पर डेरा डाल सुन तो लीजिए, वो डालते रहे, उनकी आदत है। अजीत चौधरी, शिवपाल यादव भी कहा है, डोरे संजय निषाद और राजभर ने कि वो सब जा रहे हैं बीजेपी। अरे उनकी डोरे डालने की आदत है, पर उनके डोरे में आता कौन है? वो डाले बैठे रहते कटिया, लेकिन कुछ आता नहीं उनके हाथ क्या आता है पता। सुन लीजिए आप मेरे बोल लीजिए, मैं बोल लूं अपनी बात। आपको याद होगा सबसे बड़े नेता अगर भारतीय जनता पार्टी के देश के रहे, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, अब तो स्वर्गीय हैं। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा था, 1 वोट से उनकी सरकार गिर रही थी, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे खरीदना पड़े और पार्टियां तोड़ने पड़े तो ऐसी पार्टियों को मैं चिमटे से भी नहीं छूंगा, मैं सरकार जाना पसंद करूंगा। ये उनके शब्द थे। आज अफसोस होता है उनकी पार्टी की हालत क्या हो गई है। हालत ये हो गई कि जनता ने रिजेक्ट करती जा रही है। उनका एहसास है कि 2024 में, चूंकि वो महंगाई का मां बोलने से डरते हैं, बेरोजगारी का बा बोलने से डरते हैं, किसान का का बोलने से डरते हैं, युवाओं का वाह बोलने से डरते हैं। सोचो आप, महिलाओं का मां बोलने से डरते हैं सम्मान में। जिस सरकार के अंदर में आपने देखा हो कि युवाओं महिलाओं को रोड पे जो तिरंगा देश का जीत के आने वाली, जिन्होंने पहलवानी में देश के लिए तिरंगा जीता, उनको रोड पे घसीटा गया। कोई बीजेपी का नेता एक भी बोला हो तो बता दीजिए। रोड पे घसीटा गया उन महिलाओं को। तो इन महिलाओं का जहां अपमान हो, जहां किसानों का अपमान हो, जहां बेरोजगारों का सम्मान नहीं हो, जहां महंगाई की मार हो, वहां पे अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कोई बात नहीं करेंगे और जोड़ तोड़ की राजनीति करने की कोशिश करेंगे, जिनको आप कह रहे थे इनके भ्रष्टाचार का आरोप है, उनको आप 4 दिन बाद बुलाते इधर आओ। अभी हमने भ्रष्टाचार का आरोप आप पे लगाया था, ईडी लगाई थी, इधर आओ राजभवन आओ, ये लो राज तिलक कर दिया, अब आप मंत्री हो गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बात करती थी, भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले लिया। एक मिनट, भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले लिया। फिर ये वंशवाद की बात करती थी, अब वंशवाद के इनका हालत देख लो। अजीत पवार भी उसी से आते हैं, लेकिन इनको अफसोस दिक्कत नहीं, क्योंकि इनकी सत्ता में आ गए। चौटाला के साथ हरियाणा में सरकार चला रहे, वंशवाद से कोई दिक्कत नहीं है। पीडीपी के साथ चले गए थे कश्मीर में सरकार बनाने, फिर इन्होंने बादल के साथ सरकार बनाई परिवारवाद से, पंजाब में कोई दिक्कत नहीं थी। हम उत्तर प्रदेश में चले जाओ, अभी राजभर जी को डोरे डालते रहते हैं। निषाद ऑलरेडी इनकी पार्टी में परिवारवाद से, अपना दल परिवारवाद से, कितना शिवसेना परिवारवाद से आपके साथ सत्ता में। आप परिवारवादों के साथ सत्ता बनाएंगे, मलाई खाएंगे। अनुराग ठाकुर के पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, जो आज मंत्री हैं। परवेश वर्मा के जो आपके एमपी, उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे, और सिंधिया फैमिली पूरी आप लेके आ गए। तो आपके यहाँ परिवारवाद का अथाह है, लेकिन आप उस पर बोलेंगे नहीं। आप किस पे बोलेंगे? आप बोलोगे वहां तोड़ो, वहां जोड़ो, वहां डराओ, वहां धमकाओ, लेकिन आप भूल गए जनता को नेता को तोड़ने से जनता नहीं टूटती है। जनता वही है जो इंतजार करिए 2024 की डेट कब अनाउंस होगी, तब आपको बताएंगे हराने का रास्ता, जनता आपको हराएगी। आप नेता तोड़ते रहो। टिका लिए अब जवाब दीजिएगा, लेकिन अब निजेश अवस्थी जी उससे पहले, क्या कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा कि बीजेपी खुद ही नहीं समझ पाएगी कि वो कहां पर टिकी है? इतने सारे नेताओं को इंपोर्ट करना दूसरी पार्टियों से। अब तो लोग कहते हैं कि बीजेपी के नेता है तो पता नहीं मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन अगर विपक्षी दल के हैं, अगर भ्रष्टाचार का आरोप है, तब तो बहुत आसान है मंत्री बनना। तो अंजना जी, एक बात बड़ी साफ सी है, ईडी से, सीबीआई से वही तो डर सकता है ना जिसने कोई गलत काम किया हो। ये तमाम लोग कहते हैं वॉशिंग मशीन है, उससे पहले इनकी वॉशिंग मशीन होती है, कहते हैं कि नहीं ये सब तो वो है, सब ठीक है, बिल्कुल कोई ईमानदार हैं, ये विपक्षी दल में हमारे साथ हैं, इसलिए आरोप लगा रहे हैं ये। लेकिन जो ही उधर जाते हैं वो सारे आरोप जो बीजेपी लगा रही होती थी वो ये लगाना शुरू कर देते हैं। इसलिए समझ में नहीं आता कि एक बार ये कहते हैं ये तो सिर्फ ऑपोजिशन के लिए भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी सही बोल रही है, विपक्ष सही बोल रही है। नहीं, मैं सुन तो लीजिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। बात अंजना जी बड़ी साफ सी है, लंबे समय से अगर आप देखेंगे
23 तारीख को जो महागठबंधन की सो कॉल्ड महागठबंधन की बैठक हुई, उसकी जब बाहर स्टोरी आई तो अंदर तो ये कहा जा रहा था कि सबसे बड़े जो नेता थे इनके, सबसे अनुभवी नेता चाणक्य, वो कहते हैं आएगा तो मोदी ही। ये उनकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा था जीतन राम मांझी को, एक सेकंड बीच में नहीं बोला था, बीच में नहीं बोला था, बीच में नहीं बोला था। अरे कल तक तो प्रफुल्ल पटेल ने हर एक इंटरव्यू में बोला है। प्रफुल्ल पटेल अंदर बैठे थे। अंजना जी, इसके बाद बोलिएगा ना। नहीं अंजना जी गलत बात बोल रहे हैं कि कौन बोल रहा था कि आप वो सही बात इसके बाद बोलिए। अंजना जी बात बड़ी साफ सी है कि जीतन राम मांझी को कहा कि हमने इसलिए अंदर नहीं बुलाया क्योंकि अंदर की बात लीक कर देते हैं। अब प्रफुल्ल पटेल ने लीक कर दिया, अब किसको नहीं बुलाएंगे? जीतन राम मांझी बात को बताइए ना, मुख्यमंत्री बनवा दीजिए। बीजेपी बात बोले बड़ी कि हमारा साफ सी है, मुख्यमंत्री बात वही बड़ी होंगे। साफ सी है अंजना जी कि ये सारा विपक्ष सो कॉल्ड, इसमें कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर कोई महत्वाकांक्षा नहीं है? सब आपस में एक दूसरे को निपटा रहे हैं। ये मोदी के खिलाफ नहीं, आपस में। आपने देखा शिवसेना दोनों गुट आपस में लड़ रहे हैं, किसकी नाम और निशान की लड़ाई? शरद पवार और अजीत पवार गुट आपस में लड़ रहे हैं, किसकी नाम और निशान की लड़ाई? ये मोदी से बीजेपी से नहीं लड़ रहे, ये आपस में सब लड़ रहे हैं। आपका भी आवेदन आया है विपक्ष के साथ आने बीजेपी के क्या लिए। कर रही है सुधांशु जी? एक तो सबकी बातों का जवाब दीजिए। बीजेपी क्या कर रही है? सबसे ताकतवर अभी महायुति जिसे कहा है अजीत पवार ने, कौन है उसमें? इतने कम विधायकों के साथ आपने उनके 9 मंत्री बना दिए। 10 मंत्री शिंदे गुट के, और बीजेपी वाले विधायकों की क्या गलती है? 105 हैं आप लोग, फिर भी सिर्फ 10 मंत्री। आपको याद दिला दूं, हमने एक नहीं अनेक बार ऐसे गठबंधन किए हैं। जब मायावती जी के साथ किया था 67 उनके थे और 178 हमारे थे, और उसके बाद 2/3 मंत्री उनके थे। दूसरी बार भी उनके साथ था। जेडीएस के साथ हमने कर्नाटक में किया था, 40 उनके थे, 84 हमारे थे, फिर भी हमने आधा आधे पे किया था। इसलिए मैं कह रहा हूं वो एक अलग विषय। और इसलिए मैं उदाहरण देना चाहता हूं, झूठे केसेस में फंसाने की बात कही, हमारे ऊपर हिंदू आतंकवाद के इतने केस लगाए, कौन छोड़ के चला गया हमारे यहां से? बताइए गुजरात में कितने विधायकों को कौन छोड़ के चला गया? और इतना मैं कह रहा हूं, सुनिए, लुटेरा देश से हो गए खराब, छोटे राजे चौकीदार, इस पर बोल दीजिए। अच्छा, वो भी बताता हूं, सुनिए। और आपको पहले याद, अरे वो भी जवाब दूंगा। नहीं बोलिए, अरे बोल रहे हैं भाई, के भाव पर नहीं बोलिए। फिर डिस्टर्ब करने लगे। नहीं, वो कह रहे हैं, एक सेकंड, पूरी बात कर लो, सुनिए। इमरजेंसी के दौरान जब कोर्ट में जाने का मामला भी बनता, तब भी कोई नहीं गया। इसलिए मैं आज का जवाब देता हूं। 3 भाई अपने टर्न पे बोलिए, आप लगातार हर आदमी बीच में डिस्टर्ब करेगा कैसे? असली मुद्दे में क्या आपने जवाब दिया था आपकी बात का? अरे टमाटर अब देखिए वो उस पे बोलने लगे, वो उस पे आने लगे। महंगाई, बेरोजगारी, किसान, युवा, इससे मुद्दा भटकाने के लिए क्या- महंगाई की दर बताइए, महंगाई की दर बताइए। अरे आप बोलो पहले, हम आप बोलिए महंगाई की दर कितनी है? बोलिए भाई महंगाई की दर कितनी है? बोलिए दाल क्या भाव है? बोलिए ना महंगाई की दर कितनी है? हाँ बिल्कुल मैं मान क्या रहा भाव है? हूँ। हाँ बोलिए, आप बताइए क्या बताइए क्या भाव? आप बोलिए क्या भाव? अब सुनिए, फिर देखिए, ठीक है, अब पूरा कर। आप पहले बोल लीजिए, मैं जवाब देता हूँ। जवाब आपके पास नहीं है। अरे भैया मैं पूरा महंगाई की दर बताओ ना। बता तो दिया, महंगाई की दर बताओ। 4% बताइए। 4% है, और जो हमारी सरकार आई थी 13% थी। डाटा हमारी सरकार आई थी 13% थी, 14% थी। उससे बोलेंगे महंगाई दर बता, तब हमें टमाटर देना। अनुराग जी, क्या पता चलेगा महंगाई दर क्या होगी? अनुराग जी, आखिर में निकले सफाई। अच्छा वो तो महंगाई दर में फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब है? महंगाई दर हमें होती है। महंगाई दर हमें होती है। वो नहीं, महंगाई की दर सारी चीजों में महंगाई दर होती क्या है। है? कमाल की बात करते हो। आम आदमी की बात ही नहीं करना चाहते। हम आम आदमी की बात कर रहे हैं। अनुराग जब जी, आदमी 500 रुपए लेके जाता है तो जब खरीदने मिस्टर टमाटर भदौरिया, और सरसों जाता है तो उसको पता होना चाहिए कितना रुपए मिस्टर किलो है। भदौरिया, आपको लगता है बाकी लोग क्या, उनका विवेक अरे मैं नहीं तो है? बोल रहा हूं, मेरे से आपको मैं आखिरी बार बोल रही हूँ सर, मुझसे एक सवाल सेकंड। नहीं, आप बीच में बोले। इसका मतलब ये नहीं कि आप लगातार बोलेंगे। मुझसे पूछे तो मैं जवाब मृत्युंजय जी भी बोल रहे हैं, अगर दूंगा। आप- समाजवादी, उन्होंने बोला पूछो, पूछ लीजिए आप। या तो आप यहाँ आ जाइए या मैं चली अरे जाती आप हूँ। उनसे मैं पूछिए, आपसे मुझसे आखिरी कह बार रहे बोल रही हूँ समाजवादी पार्टी सर। आई एम इनको नहीं मेकिंग अ आता है। रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज डू नॉट मेक दिस अ शाउटिंग मैच। आप उनसे प्लीज पूछिए ना। स्टॉप दिस। तो वो उधर देख के स्टॉप बोले ना। दिस। बात पूरी कीजिए। हाँ मैं बात पूरी कर रहा हूं। ये बहुत आम आदमी हैं, या ऐसे आम आदमी हैं जिन्होंने अपने गांव में, इनके नेता ने स्पेशल जेट प्लेन लैंड करने लायक सैफी में एयर स्ट्रिप बनाई, जहां सिर्फ चार्टर्ड प्लेन उतर सकता है, कोई फ्लाइट नहीं चलती सफाई के लिए। भारतीय जनता पार्टी एक मति भ्रम का शिकार है। भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी समस्या है कि आज की डेट में सुधांशु जैसा कर्मठ कार्यकर्ता नीचे, हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री, सुधांशु जैसा कर्मठ कार्यकर्ता नीचे, उसके बाद अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एकनाथ शिंदे डिप्टी मुख्यमंत्री, ठीक है ना। आज इन्होंने, कल परसों इन्होंने 4 अध्यक्ष घोषित किए अभी प्रदेश के, प्रदेशों के 3 उसमें से कांग्रेस के और 1 जनता पार्टी का। इनके यहां ना संगठन में इनको पद मिलेगा और ना इनको सरकार में सत्ता मिलेगी। तो इनका हाल वही है कि उसका घर छोड़ के तो किधर जाऊंगा, और मैं कदा छोड़ दूंगा तो भी मर जाऊंगा, और सख्त मुश्किल में हूं, क्या करूं या खुदा। एक तरफ उसका घर और एक तरफ मैं।
तो ये मसला वाले हम परेशान नहीं सुधांशु जी, आपकी कमजोर नब्ज पे वो उन्होंने चोट कर दी है। हम आपके दर्द के साथ हैं। बात है बीजेपी के नेता करेंगे क्या? उनको लग रहा है तो दूसरी पार्टी में आ जाएंगे। ये this is not a कमजोर मैं रंग। तो बीच में नहीं बोलता ना। ये मसला क्या है, हम इनके दर्द के साथ में हैं। ये लोग कांग्रेसियों को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उड्डयन मंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन भाजपाइयों से ये सिर्फ गरीबी छुआएंगे। आने वाले समय में एक चीज जान लीजिए सुधांशु जी, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होने वाला है। समझ लीजिए आप बिहार की बात कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी टूट के कगार पे है, किसी एमएलए का काम नहीं हुआ। भैया कितना बड़ा मतिभ्रम है। अभी चिंता मत कीजिए, 100 से ज्यादा विधायक आपके फ्लोर पे आकर के योगी हटाओ का नारा लगा चुके हैं इसी विधानसभा में। आज इन्होंने बोला तो मैं भी एक बोल दूं, ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश हमारी पार्टी टूट के कार पे जहां इनका 1 और 2 विधायक रह कोई गए, बात नहीं, हमारी चिंता छोड़िए, इनके लिए भी वो अच्छी है बात कीजिए। कि आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैखाने में जितनी कि हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में, और कह रहे हैं कि हमारी पार्टी टूट के कगार के ऊपर है। मगर इसलिए कितना बड़ा इकबालिया बयान है, अपने मुंह से कह रहे हैं कि 3 लोग तो इनकी पार्टी से आए हुए हैं। तो देखिए इतना बड़ा इकबालिया बयान है, हम तो कह कि रहे हैं हम 3 लोग हमारी पार्टी से आए हुए हैं, खुद बोल रहे हैं। इसका मतलब इनकी पार्टी कैसे छोड़ जा रहे हैं, और इनके यहाँ तो और भी मजेदार बात है साहब, यहाँ तो पैदा होने से पहले पता है यही होगा। भाई जब प्रियंका जी का बेटा हुआ, कहा भविष्य का प्रधानमंत्री हो गया। सुधांशु इस ढंग की बातें कही गई कि नहीं, अरे यहाँ तो पहले से पता है। शीशे के होते जो उन्होंने हैं, मेन बात कही वो तो परिवारवाद आपने पे पकड़ी आना है नहीं। तो खुल के आइए। एक सेकंड, योगी आदित्यनाथ के परिवारवाद की बात कीजिए। योगी आदित्यनाथ जी का तो परिवार ही नहीं है भाई, अरे सन्यासी वो तो परंपरा में सन्यासी है। कितना परिवार होता है। अच्छा सन्यासी का भी परिवार होता योगी है, आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, सन्यासी का भी परिवार होता है। जी क्या नाम जो है सांसद, उनके आप पिता ये मतिभ्रम है, नाथ जी ये सांसद, मतिभ्रम है। इससे बड़ा परिवार मेन बात लेकिन जो वो कह रहे थे वो का रुकिए सुधीर हाँ, जी। बताइए। मेन बात वो ये कह रहे थे कि आप जैसे बीजेपी नेताओं को लॉलीपॉप दिया जाएगा कि हम तो पार्टी बड़ा कर रहे हैं, और दूसरी पार्टी के नेताओं को लाला के नेता मंत्री सब बनाया जाएगा, आप लोग दरी बिछाते रहेंगे। अच्छा ये बताइए, इस समय हमारे जितने टॉप की पोस्ट वाले बताइए कौन बाहर का है? हेमंत बिस्वा शर्मा, बताइए प्रधानमंत्री जी, हेमंत बिस्वा गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री रक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री अध्यक्ष जी। हाँ, अब बिल्कुल बता रहे हैं, सुनिए। कितने मुख्यमंत्री, भाई कितने आप अध्यक्ष? बोलिए मान्यवर, आपने जिन प्रदेशों का नाम दिया, तेलंगाना, आंध्र। तेलंगाना में जी किशन रेड्डी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आंध्र में हमारी स्थिति बहुत कमजोर है, जनता पार्टी का वहां पर कार्यकर्ता था। क्या बात कर रहे हैं, जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। जी किशन रेड्डी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में, आप क्या बात कर रहे हैं? सवाल भी ले आपको लें, जल्दी से जानकारी पूरा है। कीजिए। बीजेपी का विकास हमें दिखता है, आपने ऐसा क्या किया था कि आप पे दोबारा भरोसा किया जाए और आपको वोट दिया बहुत जाए? सही बात है। मेरा तीन सवाल सवाल बहुत- दो तीन सवाल सर मेरा सवाल बहुत विपक्ष से है। शुक्रिया 2019 से पहले आपने राफेल का मुद्दा उठाया, राहुल साहब फेल हो गए, अभी आपने अमेरिका से कर देगा ड्रोन पे घोटाले का उठाया है, उसमें भी लग रहा है फेल होंगे। तो सर ये जो कंपलसरी क्रिटिसिज्म है, इससे सर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे विपक्ष कब सर शिफ्ट होगा? ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए सर अच्छा होगा, लोकतंत्र पे ये अच्छा होगा सर। बहुत मेरा सवाल सुधांशु सर से है। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने सपना देखा था कांग्रेस मुक्त भारत, जो 2017-18 में पीक पे था, लेकिन अभी आपकी स्थिति यह है कि 15 राज्यों में आपकी सरकार है और 6 में पूरा बहुमत से सरकार है, तो कहीं कांग्रेस मुक्त बनाने के चक्कर में बीजेपी मुक्त भारत तो नहीं हो जाएगा? और मेरा सवाल मृत्युंजय सर से है। मेरा सवाल मृत्युंजय सर से है। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप खाली टमाटर और आटा का बात करते हैं, हम बिहार से हैं, हम चाहते हैं कि आप एजुकेशन पे भी बात कर लीजिए। हमारे यहाँ स्कूल का हाल आप देख ही रहे हैं, हमारे खुद का गांव का स्कूल टूटा हुआ है और उसमें भूसा रखा जा रहा है स्कूल में, कोई पढ़ने वाला नहीं है उसमें, ना टीचर आ रहे तो पिकनिक मना के जा रहे हैं। तो आप उसमें भी बात कर लीजिए। आटा और टमाटर नहीं चाहिए हमको नहीं चाहिए, हम लोग उपजा लेते हैं आटा टमाटर। अरे हम उपजा लेंगे, आप एजुकेशन दीजिए, हम पढ़ लेंगे, पढ़ के कमा लेंगे, खरीद लेंगे, 120 रुपए भी खरीद लेंगे। लेकिन आप वो करते नहीं है, आप खाली यही सब बात कर रहे हैं टमाटर। मैं मेरा सवाल छोटे सवाल पूछिए प्लीज। सुधांशु जी से मैंने माइक पकड़ा। कि सर आप 9 साल से सत्ता में फुल मेजोरिटी के साथ है, 2024 में भी आ सकते हैं, तो सर बीजेपी बड़े फैसले लेने से क्यों हिचकिचाती है, जैसे यूसीसी हो, फार्म बिल वापस लेना हो, लेकिन एक तरफ कर्नाटका डंके की चोट पे कांग्रेस आई और हिजाब बैन को हटा दिया, सिलेबस से हेडगेवार को हटा दिया, लेकिन बीजेपी मजबूत सरकार होने के बावजूद भी बड़े फैसले लेने से क्यों हिचकिचाती? एक कुंद व्यवस्था के बावजूद अपनी धार से बिहार के छात्र पूरे हिंदुस्तान में अपनी धमक बनाते हैं, और आपके शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि असक्षम है, इसे बाकी इंडिया से लेना पड़ेगा। देखिए शिक्षा मंत्री जी के बातों को गलत अर्थों में नहीं लेना चाहिए। अच्छा। उन्होंने ये नहीं कहा कि बिहार के छात्रों में, नौजवानों में प्रतिभा नहीं है। बिहार की छात्र नौजवानों की तो प्रतिभा इतनी है कि पूरे देश में उनका डंका बजता है। अब रिपीट मत कीजिए जो हम बोल रहे हैं। रिपीट तो इसलिए कर रहे हैं, जब अरे कुछ बताइए ना सर। हम तो कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है, उस ओर कदम बढ़ चुका है, उसके परिणाम आ रहे थोड़ा सा रुक जाइए, अब एक एक करके सवाल लेंगे। सुरेंद्र जी से पहला सवाल था, क्वेश्चन किए थे बिटिया ने, तो बेटे हम बताएं आपसे
कि कांग्रेस ने इस देश को गर्व कराने वाले काम किए हैं। जब कांग्रेस की सरकार आई थी आजादी के बाद, 1760 करोड़ रुपए का बजट था हमारा। हमने हथियार नहीं खरीदे, हमने भाखड़ा नंगल डैम बनाया, हमने IIT IIM बनाए, हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए, हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जिसको सुधांशु भाई लोग बेच रहे हैं सारे बैंकों को, हमने क्या नाम सैकड़ों की संख्या में PSU बनाए जिनको ये सुधांशु जी वगैरह बेच रहे हैं, देश बेचे डाल रहे हैं, रेल तेल भेल सब हम ही लोगों का बनाया हुआ था। उसके बाद परमाणु विखंडन, परमाणु संपन्न शक्ति राष्ट्र किया। उसके बाद एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए, हरित क्रांति हम लोगों ने की, दुग्ध क्रांति हम लोगों ने की, कंप्यूटर क्रांति हम लोगों ने की। राइट टू वोट करें ये पूछा था ना मैंने बताया ना। हाँ, इन्होंने ये पूछा था कि ऐसे कौन से काम कांग्रेस ने किए जिससे आप हमें गर्व हो। हम ये बात राइट टू इंफॉर्मेशन हमने दिया, राइट टू एजुकेशन हमने दिया, राइट टू फूड हमने दिया और मनरेगा भी हमने दिया। एक क्वेश्चन और था, गठबंधन करने की क्या जरूरत है? तो बात भाई, गठबंधन करने की क्या जरूरत है? लड़िए अपने दम पर, हराइए बीजेपी। तो ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से भी होना चाहिए ना। उन्होंने अपना दल से गठबंधन किया हुआ है, निषाद पार्टी से गठबंधन किया हुआ है, एनसीपी से भी गठबंधन कर लिया, शिवसेना से भी गठबंधन कर लिया। उसके पहले भी कई सारे गठबंधन, जेडीयू के साथ गठबंधन में सरकारी चला रहे थे, अब जेडीयू हट गए तो वो क्या करें? तो भारतीय जनता पार्टी तो गठबंधन ही गठबंधन करती रहती है, 23-23, 24-24 पार्टियों के साथ गठबंधन करती है। तो इस सवाल तो भारतीय जनता पार्टी पे लागू होना चाहिए। और जिसके साथ गठबंधन करती है वो पार्टी खत्म कर देती है। शिवसेना, उन्होंने शिवसेना के साथ गठबंधन किया तो शिवसेना का हालत क्या क्या देख लो। इन्होंने एनसीपी, मेरी बात सुनिए, अब बोलने दीजिए। आप जिसके साथ गठबंधन करते हो उस पार्टी को खत्म करने की कोशिश करते हो तो लोग आपसे पीछा छुड़ाते हैं। आप गठबंधन धर्म नहीं निभा पाते हो। तो गठबंधन सबसे ज्यादा अगर कोई देश में करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि अपने दम पे सरकार बना ही नहीं पाती, अपने दम पे सरकार वो चला ही नहीं पाती, बना नहीं पाती। पूरे 6 राज्यों में तो अपने दम पे आपकी सरकार है, हर जगह तो आप बैसाखी पे टिके पड़े हो और दूसरे से गठबंधन की बताते हो। गठबंधन क्यों करते हो? बीजेपी को लेकर जो एक प्रश्न एक बच्ची का था उसका जवाब दीजिए। कह रही थी एक तो फैसलों पर, एक बीजेपी को लेकर जो उनके फॉलोअर्स और वोटर्स हैं उनमें भी भ्रम पैदा हो रहा है। कब कौन सी पार्टी आपकी तरफ आ जाएगी, आप किसको स्वीकार कर लीजिएगा, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। पहला तो मैंने फॉलो करते थे जिनको आप वेहेमेंटली अपोज करते थे। बात को समझिए, अजीत पवार को आपने ही, आपके नेताओं ने भ्रष्टाचार का पर्याय बनाया। हसन मुशरिफ को आपने भ्रष्टाचार, अब क्या करेंगे राम कदम, किरीट सोमैया, कम से कम मंच बैठते थे कि हम इनके विरोध में बैठे हुए हैं, वीडियो बनाते थे, लगाने पड़े सोशल मीडिया पे रोज वीडियो डालते थे। आपने अपने ही नेताओं को बेरोजगार कर दिया। देखिए, पहले तो जो उसने प्रश्न पूछा था, उसने कहा था कि बड़े निर्णय लेने से बीजेपी क्यों हिचकती है। की तरह जैसे उन्होंने उदाहरण क्या दिया कांग्रेस में, देखिए कितने बड़े निर्णय का उदाहरण दिया कि हिजाब वापस कर दिया और उन्होंने कहा हेडगेवार जी का वो हटा दिया। मतलब कितना प्रगतिशील निर्णय है कि हिजाब पहनने के ऊपर उन्होंने कह दिया आप जो हिजाब पहनना चाहिए। कितना प्रगतिशील निर्णय है 21वीं सदी में, जिस मानी हुई बात है, इनकी पार्टी ने आने के साथ बड़े निर्णय किए। हमने अगर बड़े निर्णय की बात रही, जब से 2019 में हमारे पास राज्यसभा में भी थोड़ा बहुमत आया, तो फिर चाहे आर्टिकल 35A हो, 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, हज सब्सिडी खत्म करना हो, अथवा भारत को विमान वाहक युद्धपोत दिलवाना हो। भारत में इससे पहले एसॉल्ट राइफल्स नहीं बनती थी। झूठ बोल रहा है। अब एसॉल्ट राइफल बन रही है। भारत में लड़ाकू जहाज के इंजन नहीं बनते थे। बन रही है भाई, 14 साल से कुछ भी एसॉल्ट राइफल बन रही है। नाम बताइए। HAL में एसॉल्ट राइफल बनती है। तो गजब है भाई। HAL में भैया हवाई जहाज के पार्ट बनते हैं, एसॉल्ट राइफल कहां बनती है? मेरे साथ आइए फिर से। अरे मेरे साथ नहीं भाई, एसॉल्ट राइफल भारत में अब बनना चाहिए। आप दिखाइएगा। HAL बोल गए। एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में एसॉल्ट राइफल बनती है। गजब है भाई। अमेठी कोरवा शाखा में एसॉल्ट राइफल का एक सेक्शन है। अरे भाई वाह, जिसको रूस के उससे बाकायदा वहां पर बनाया गया। रूस के सहयोग से, रूस के सहयोग से। अरे सुधांशु जी फिर से फंस जाइएगा। अरे भैया मैं आपसे कह रहा हूँ, कोरबा का पता HAL में एसॉल्ट राइफल बन रही थी। दिखाइएगा HAL में एसॉल्ट राइफल बन रही है। गजब बोलते हैं। कहां चले भाई, दिखाइए दिखाइए। या तो आप राजनीति छोड़ दीजिएगा या मैं छोड़ दूंगा भाई। कोरबा जो है आइए से बात करते हैं। बहुत कहते हैं कि चिरंजीव सुनिए, HAL में कोरबा डिवीजन है, एवियोनिक्स डिवीजन है, यानी जहां पर जहाज के 2 पार्ट्स होते हैं। आप भी मत बोलिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। अब आपने कह दिया ना, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। जाके कोई भी चेक करे, HAL कोरबा एवियोनिक्स डिवीजन है। एवियोनिक्स का मतलब जहाज के वो पार्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कनेक्ट होते हैं, उसके लिए वो बनाई गई। उसमें एसॉल्ट राइफल बनाने की बात कर रहे हैं। एसॉल्ट राइफल तो HAL का मैंडेट नहीं है। पता नहीं कहां से बोले दे रहे हैं। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सिर्फ एक मिनट, ये सुधांशु जी इसको आप दिखा लीजिए। HAL कोरबा में AK-47 राइफल बन रही है या नहीं बन रही? कब से? 2014 से पहले? उससे पहले से। यस, AK-47 राइफल बन रही है। AK-47 तो भारत की राइफल ही नहीं है। क्या बोला तूने? सुन ली। अब देख, अब मैं बता रहा हूँ, सुनिए। AK-47 का फुल फॉर्म बताओ। AK-47 का फुल फॉर्म बताओ, है ना?
वो तो रूस से सब आ रही है इंपोर्ट। AK-47 फुल फॉर्म बताओ, AK-47 फुल फॉर्म बताओ। कोई सेंस है इस बात की? अंजना जी, इसके लिए देखने के बाद AK-47 फुल फॉर्म बताओ। अंजना जी, उसमें लिखा ये फोटो अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ ना, AK-47 भारत की राइफल ही नहीं है। पार्टी जबरदस्ती ये देखो, उसमें लिखा है हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर